हेलो एवरीवन, वेलकम टू टैट बजर एकेडमी अबोर पंजाब। मैं मिथुन इंदौरा आप सभी का स्वागत करता हूं टैट बजर के इस प्रांगण में। साथियों, जैसे कि आप सभी को मालूम है कि लास्ट लेक्चर हमारा जो था 2016 का हिंदी मास्टर कैडर पेपर से संबंधित जो हमने 50 के करीब 50 के करीब जो क्वेश्चन हमने किए, ठीक है, उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम जो है आगे जो क्वेश्चन हमारे रह गए हैं यानी कि पार्ट बी में हम उनको देखने का प्रयास करेंगे 50। ठीक है, तो इसी के साथ साथियों, आप जो हमने पिछले लास्ट लेक्चर में जब देखा कि कुछ क्वेश्चन हमारे, अब उनमें से एक क्वेश्चन जो है हमने उस पर थोड़ा सा संदेह था। ठीक है, 5 नंबर का जो हमारा क्वेश्चन था थोड़ा सा संदेह था उसमें कि हाँ कि बोर्ड ने कहीं ना कहीं आंसर उस पर ये लगाया हुआ है कि द्विवेदी युग, है ना। तो रसखान से संबंधित क्वेश्चन था। तो कहने का भाव ये है कि आप सभी को मालूम है कि रसखान जो है कृष्ण कवि है, ये हम जानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बोर्ड के द्वारा जो वो आंसर लगाया गया था तब उस हिसाब से हमने जो है उसका आंसर रखा था। ठीक है, वरना द्विवेदी युग का और रसखान जी का जो जन्म है 1533 कहीं कहीं हमें देखने को मिलता है, कभी कहीं कहीं हमें 1538 के करीब को देखने को मिलता है। और जो है द्विवेदी युग जो है वो 1900 के करीब जो है शुरुआत होती है, आरंभ होता है, प्रारंभ होता है। तो उस पर जो संदेह है, तो उस पर आप सभी को मालूम है कि वो जो क्वेश्चन है हमारा, तो उसका सही कृष्ण काव्य है, लेकिन उनका जन्म 1533 हुआ है, इसलिए जो बोर्ड द्वारा लगाया गया था वो द्विवेदी युग था। ठीक है, तो आज के इस क्रम को हम आगे बढ़ाते हुए अपने 2016 का प्रीवियस पेपर है, हम उस को आगे करते हुए उसके बारे में और जानकारी हासिल करेंगे और अगला 51 जो हमारा क्वेश्चन नंबर है उसको देखने का प्रयास करेंगे। उससे पहले साथियों, आप सबसे ये अनुरोध है कि अगर आप जो है टैट बजर एकेडमी के माध्यम से ऑनलाइन कोचिंग लेना चाहते हैं, जैसे कि मास्टर कैडर साइंस फिजिक्स, मास्टर कैडर साइंस केमिस्ट्री, और इसी के साथ आपके आपके लिए जो है लाइव रिकॉर्डिंग क्लासेस रखी जाएंगी, टॉपिक वाइज थ्योरी आपको दी जाएगी, एमसीक्यू आपको टॉपिक वाइज होंगे, पीडीएफ नोट्स आपको अवेलेबल किए जाएंगे। ठीक है, ऑनलाइन कोचिंग के माध्यम से। इसी के साथ साथियों, अगर आप चाहते हैं कि आप एक फ्री डेमो देखना चाहते हैं हमारे टैट बजर जो ऑनलाइन कोचिंग है उससे जुड़ने से पहले, तो सबसे पहले आपको जो है टैट बजर ऐप को गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना होगा, तत्पश्चात आप जो है एक फ्री डेमो देख सकते हैं। तो उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए, उसी लड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम चलते हैं 51 क्वेश्चन पर, 51 क्वेश्चन पर। वाक्यगत शब्दों का परस्पर लिंग वचन पुरुष आदि के अनुसार जो संबंध होता है उसे कहते हैं। कहने का भाव ये है कि वाक्यगत जो शब्द हैं वो किस प्रकार से लिंग वचन पुरुष आदि के अनुसार जो संबंध उनका होता है, आपस में वो जुड़े हुए होते हैं, उसे क्या कहा जाता है। तो सबसे पहले हमारे पास जो है, आप सभी को मालूम है कि हमारे पास 4 विकल्प हैं, ए बी सी और डी, है ना। तो उसी के हिसाब से हम जो है आगे देखने का प्रयास करेंगे। पहला हमारा विकल्प है ए नंबर का कि योजक कहते हैं उसे, बी अन्वय है, सी अवयव है, या डी संबंध बोधक है। तो वाक्यगत शब्दों का परस्पर लिंग वचन पुरुष आदि के अनुसार जो संबंध होता है उसे कहा जाता है, हमारे पास बी ऑप्शन में है, अन्वय, उसे अन्वय कहा जाता है। ठीक है, तो आप जो है इन क्वेश्चनों को बड़े ही ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आप सभी को इस प्रकार से आप इस बात से पूरी तरह से भली बात परिचित हैं कि आपको जो है कहीं ना कहीं हमें यह देखने को मिला है कि जो प्रीवियस पेपर होते हैं, प्रीवियस जो आपका एग्जाम होता है, उसमें से ही कुछ क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, और उसके अलावा आप जो है आप ये पता कर सकते हैं, आपको अनुमान लग जाता है कि किस प्रकार से हमें जो है मास्टर कैडर हिंदी में क्वेश्चन जो प्रश्न है वो पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपकी तैयारी करने में आपको काफी सराहनीय होगा। तो हमारा जो अगला हमारा क्वेश्चन है 52 नंबर का, वो ये है कि भाषा को दृश्य रूप में स्थायित्व प्रदान करने वाले यादृच्छिक वर्ण प्रतीकों की परंपरागत व्यवस्था को कहते हैं। क्या कहते हैं? ए ऑप्शन में हमारे पास है संकेत, बी में हमारे पास है लिपि, सी में हमारे पास है भाषा, डी ऑप्शन में हमारे पास है इनमें से कोई नहीं। तो क्या कहा जाता है? तो संकेत, लिपि, भाषा, या डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो भाषा को दृश्य रूप में यानी कि
भाषा को हम किस प्रकार से जो है दृश्य रूप में देख सकते हैं, साहित्य प्रदान करने वाले यादृश वर्ण प्रतीकों को प्रांगप्रगत रूप में व्यवस्था को क्या कहते हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल भी नहीं है, ना भाषा है, ना लिपि है, ना संकेत है। तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है, इनमें से कोई नहीं। द्विवेदी युग की प्रधान भावधारा थी, तो हमने जो है ये बताना है कि द्विवेदी युग यानी कि महावीर प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी के नामकरण पर ये जो है द्विवेदी युग का नामकरण हुआ था। तो आप सभी को मालूम है महावीर प्रसाद द्विवेदी जो है इन्होंने जो है सरस्वती जो पत्रिका है का कार्यभार संभाला 1903 में। ठीक है, 1903 से 1920 तक इन्होंने इसका कार्यभार संभाला। लेकिन महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर जो द्विवेदी युग है, इसका समय क्या है? तो इसका समय जो माना जाता है वो माना जाता है 1900 से 1920 तक का समय। ठीक है, 1900 से 1920 तक का समय जो है ये माना जाता है। अब हमने ये देखना है कि जो द्विवेदी युग जो है इसकी प्रधान भावधारा क्या थी। भावधारा यानी कि आप विशेषता भी उसको कह सकते हैं भी, द्विवेदी युग में क्या विशेषताएं थी। तो सबसे पहला विकल्प हमारा है ए में है श्रृंगारिकता, ये तो बिल्कुल गलत है। ठीक है, बी आध्यात्मिकता, सी राष्ट्रीयता और डी धार्मिकता। तो श्रृंगारिकता बिल्कुल नहीं है, आध्यात्मिकता ये भी सही नहीं है, बी ऑप्शन में जो हमारे पास है सी राष्ट्रीयता और डी धार्मिकता। तो हमारा सही आंसर जो है वो है साथियों राष्ट्रीयता, क्योंकि आप सभी को मालूम है जब हमने द्विवेदी युग किया तो हमने विशेषताएं की थी। तो उसमें विशेषताएं क्या थी? देखो, द्विवेदी युग की जो विशेषताएं थी राष्ट्रीयता थी, हमने बखूबी रूप में विशेषताएं देखी है और आपको ज्ञात हो इस बात का कि मैंने बताया था कि राष्ट्रीयता है। और इतिवृत्तात्मकता, इतिवृत्तात्मकता ये भी है। तो कई बार क्या होता है हमसे इस विशेषता के बारे में बहुत पूछा जाता है कि इतिवृत्तात्मकता किस युग की विशेषता है। तो आप इसको भी बड़े ध्यान से देखिएगा, इतिवृत्तात्मकता जो है द्विवेदी युग की विशेषता है। आप इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि अब ये पूछा गया हमसे कि द्विवेदी युग की भावधारा क्या है, राष्ट्रीयता, लेकिन इतिवृत्तात्मकता भी अहम है। ठीक है, इसके अलावा इसमें हमने देखा था नारी की गरिमा, नारी की गरिमा कहने का भाव है नारी का उदार रूप जो है वो प्रस्तुत किया गया। ठीक है, ठीक है, इसके अलावा नारी के पक्ष में जो है काफी जो है साहित्य उस समय रचा गया, नारी के जो है उत्थान के लिए बातें की गई उस समय, है ना। तो नारी की गरिमा, ठीक है, सामाजिकता की भावना, सामाजिकता की भावना, ठीक है। एक था हमारा हास्य व्यंग, ये हास्य व्यंग हमें भारतेंदु युग में भी देखने को मिलता है। आपने भारतेंदु युग जब हमने किया तो हमने ये भी देखा कि हास्य व्यंग जो है हमें भारतेंदु युग में भी देखने को मिलता है, लेकिन कहीं ना कहीं द्विवेदी युग में भी हास्य व्यंग बना हुआ था, यानी कि हास्य के द्वारा लोगों के पर व्यंग किया जाता था, राजनीति पर व्यंग किया जाता था ताकि सही मार्ग पर उसे लाया जाए। इसीलिए हास्य व्यंग हमें जो है द्विवेदी युग में देखने को मिलता है। तो ये था हमारा द्विवेदी युग का, आपको जो है शॉर्ट में जो है बहुत संक्षेप में बताया गया है। ठीक है, लेकिन हमारे विकल्प में से जो सी ऑप्शन है राष्ट्रीयता, ये बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, हाँ जी, अगला हमारा क्वेश्चन है जी, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। ठीक है, तो ये पंक्तियां आपने जो है ये बताना है कि ये पंक्तियां किसने कही है, किसकी है पंक्तियां। तो ए मैथिली शरण गुप्त, बी जयशंकर प्रसाद, सी रामधारी सिंह दिनकर, डी नाथू राम शर्मा शंकर।
तो ये पंक्तियां किसके द्वारा रचित है? तो ये पंक्तियां जो है अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में है पानी। तो ये पंक्तियां काफी महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। बहुत बार भिन्न भिन्न प्रकार के जो हिंदी साहित्य से संबंधित जो प्रश्न पत्र बनते हैं उनमें ये बहुत बार पूछी गई है। तो इसका सही आंसर जो है हमारे पास ए विकल्प में हमारे पास है मैथिली शरण गुप्त। तो ए बिल्कुल राइट आंसर है जी, मैथिली शरण गुप्त। तो मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा रचित है। ठीक है, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। ठीक है, तो मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा ये रचित पंक्तियां हैं। तो मैथिली शरण गुप्त जी जो है, मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म जो है वो 1886 में चिरगांव झांसी में हुआ था। ये आपको हम बता दें कि चिरगांव झांसी में इनका जन्म हुआ। ठीक है, 1886 में। और इसी के साथ जो है मैथिली शरण गुप्त जो है इन्होंने साकेत लिखा। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण इनकी जो रचना है। ठीक है, साकेत लिखा। साथ ही साथ इन्होंने लिखा भारत भारती। ठीक है, भारत भारती 1912। ठीक है, भारत भारती 1912 मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित है। ठीक है, साकेत मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, साकेत में कितने सरग है? साकेत में 12 सरग है। ठीक है, भारत भारती 1912। तो भारत भारती जो है ये कहीं ना कहीं इनकी ख्याति का आधार है। क्यों? क्योंकि उस समय इन्होंने 1912 में ये रचित है। आप सभी को मालूम है कि 1912 में हमारा जो देश है आजाद नहीं हुआ था, स्वतंत्र नहीं हुआ था। तो भारत भारती जो है इन्होंने लिखी, जो कि राष्ट्र हित में थी, राष्ट्र के लिए लोगों को जगाने के लिए लिखी गई थी भारत भारती 1912 में, है ना। तो ये इनकी ख्याति का आधार बनी। तो ए ऑप्शन में हमारा बिल्कुल राइट आंसर है कि ये पंक्तियां जो है अबला जीवन हाय तुम्हारी कहानी, आंचल में दूध और आंखों में पानी। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं जी हम अगले क्वेश्चन पर। हाँ जी, हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो है प्रयोगवाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? जो प्रयोगवाद है उसका प्रयोग जो है शब्द का, ये देखो प्रयोगवाद, आप ध्यान दीजिएगा इस बात पर कि प्रयोगवाद उन्होंने शब्द पूछा है ना। शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो प्रयोगवाद शब्द का प्रयोग जो है सबसे पहले किया नंद दुलारे वाजपेयी जी ने। नंद दुलारे वाजपेयी जी ने प्रयोगवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया, है ना। और इसी के साथ प्रयोगवाद जो है तो प्रयोगवाद में क्या हुआ था कि तार सप्तक की स्थापना की। ठीक है, प्रयोगवाद में जो है तार सप्तक की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो तार सप्तक कितने प्रकार के थे? आप सभी को 4 तार सप्तक थे। ठीक है, एक था तार सप्तक। ठीक है, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक, चौथा सप्तक। तो आप ये गलती कभी मत कीजिएगा कि हाँ मैंने जैसे अब लिख दिया कि दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक, चौथा सप्तक। ठीक है, यहां पर लिखा तो चलो ये चौथा सप्तक। अगर आपसे पूछा जाए कि पहला तार सप्तक या प्रथम तार सप्तक स्थापना कब हुई, है ना, किसे कहा जाता है, तो प्रथम तार सप्तक है ही नहीं। ठीक है, आप इस बात पर ध्यान दीजिएगा। जो पहला है, वैसे मैं बता रहा हूं कि पहला उसे तार सप्तक कहते हैं, लेकिन प्रथम तार सप्तक नहीं है। और दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, लेकिन प्रथम नहीं है। प्रथम सीधा ही बोला जाएगा तार सप्तक। तो तार सप्तक में क्या होते थे? 7 कवि होते थे। सप्तक है ना, तो 7 कवि है। 7 कवि होते थे जिनकी जो आप मान लीजिए उनकी एक जैसे कि एक सोच थी उनकी, एक जैसे कि हम कहते हैं कि एक ही मोती में पिरोए हुए हैं ये 7 कवि। तो 7 कवि। ठीक है, तो नंद दुलारे वाजपेयी जी ने प्रयोगवाद शब्द का प्रयोग किया था। आप सभी इस बात से बिल्कुल कई बार होता है कि हम प्रयोगवाद शब्द पढ़ लेते हैं,
तो प्रयोगवाद पढ़ लेते लेकिन शब्द को नहीं पढ़ते। तो शब्द पर ध्यान दीजिए, प्रयोगवाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले नंद दुलारे वाजपेयी जी ने किया था। ठीक है, तो तार सप्तक जो है पहला तार तार सप्तक, दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक है, तो इसी तरह आगे जी जो है, ठीक है, मुक्ति बोध, नंद दुलारे वाजपेयी और जगदीश चंद्र गुप्त हमारे 4 ऑप्शन में है, तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। निम्नलिखित में कौन नई कविता की विशेषता नहीं है? अब हमने देखना है कि नई कविता जो है उसकी विशेषता नहीं मानी जाती है। ए, जीवन के प्रति आस्थवाना होना, जीवन के प्रति आस्थवाना होना। ठीक है, बी, हमने नहीं देखनी है, आप इस बात पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, बी, नया सौंदर्य बोध। सी, परंपरागत मान्यताओं का विरोध। डी, ईश्वर में आस्था और असंशय की स्थिति। ठीक है, तो क्या है जो कि नई कविता की विशेषता नहीं मानी जाती है? तो आप सभी को मालूम है कि जीवन के प्रति आस्थवाना होना ये नई कविता की विशेषता थी। ठीक है, आस्था थी उनके जीवन के प्रति, नया उनमें सौंदर्य बोध था क्योंकि नई कविता है। ठीक है, जो है परंपरागत जो है पुरानी रूढ़ियां जो है उनको नकारा गया, नई कविता में नया सौंदर्य बोध था, परंपरागत मान्यताओं का विरोध भी इसमें किया गया है, ईश्वर में आस्था और असंशय की स्थिति जो है ये विशेषता नहीं है। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है कि ईश्वर में आस्था और असंशय की स्थिति, ठीक है, ये नहीं है, तो विशेषता ये नहीं मानी जाती है। सिद्धों में प्रथम सिद्ध कौन थे? अब हमने ये बताना है कि सिद्धों में जो प्रथम सिद्ध है वो कौन माने जाते हैं। सिद्धों में प्रथम सिद्ध, तो ए में हमारे पास है लुईपा, बी में है सरप्पा, सी में है डोमिपा और डी में है शबरपा। तो पहले जो है हमारे सिद्ध कौन है? प्रथम यानी कि पहले, तो पहले सिद्ध कौन है? तो पहला सिद्ध जो हमारे सिद्ध है वो है हमारे पास विकल्प बी है, हमारे पास सरप्पा। तो सिद्धों की संख्या कितनी है? सिद्धों की संख्या, सिद्धों की संख्या कितनी मानी गई है? तो सिद्धों की संख्या जो है वो 84 है। किसने बताया? राहुल सांस्कृत्यायन जी ने। ठीक है, राहुल सांस्कृत्यायन जी ने। ठीक है, तो ये उन्होंने बोला कि सिद्धों की संख्या 84 है। अब नाथ कितने हैं आप सभी को मालूम हो, तो नाथ जो है वो 9 है, 9 नाथ हैं। ठीक है, सिद्ध 84 है, नाथ 9 है। ठीक है, सिद्धों में प्रथम सिद्ध कौन है? सरप्पा है। सरप्पा जो है सबसे पहले जो है प्रथम सिद्ध माने जाते हैं। हाँ जी, अगला हमारा है कि छायावाद युग की किस विधा के आधार पर प्रसाद युग का नामकरण हुआ? छायावाद का जो युग है वो उसकी कौन सी जो विधा है जिस पर प्रसाद युग का नामकरण हुआ था? ठीक है, तो ए में हमारे पास है नाटक, बी विकल्प में हमारे पास है कहानी, सी में हमारे पास है एकांगी, डी कविता। तो छायावाद युग की किस विधा के आधार पर प्रसाद युग का नामकरण हुआ है? तो वो नामकरण हुआ है, आप सभी को मालूम है, नाटक के आधार पर। ठीक है, नाटक के आधार पर, क्योंकि जयशंकर प्रसाद जी के नाटक जो है आपने देखे होंगे। जयशंकर प्रसाद जी के अधिकतर जो नाटक है वो ऐतिहासिक जो है ऐतिहासिकता पर है। ठीक है, तो नाटकों को मध्य रखते हुए छायावाद युग की जो विधा है उसका आधार जो माना गया है वो प्रसाद युग का जो नामकरण किया गया है वो नाटक के आधार पर किया गया है। तो हमारा जो ए ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है जी, हमारा बिल्कुल राइट आंसर है नाटक। तो छायावाद जो है, छायावाद छायावाद युग जो है वो 1918 से, ठीक है, 1918 से 1936 तक माना जाता है। कुछ पुस्तकों में हमें 1920 तक मिलता है, उधर से आप 2 वर्ष उधर से बढ़ा दीजिए कि 1938 हो गया, है ना। तो जो सटीक है हमें पता है कि बहुत सी पुस्तकें जो है अच्छी पुस्तकें उनमें जो है 1918 से
1936 लिखा गया है। उसके बाद प्रगति जो है प्रगति काल आता है ना, फिर प्रयोगवाद आता है। तो इस प्रकार से जो 1918 से 1936 तक जो है वो छायावाद युग है। छायावाद के आधार स्तंभ है जयशंकर प्रसाद, पंत, निराला, महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा, ये क्या है? छायावाद के आधार स्तंभ, 4 आधार स्तंभ, छायावाद के 4 आधार स्तंभ माने जाते हैं। ये छायावाद के 4 आधार स्तंभ माने जाते हैं। ठीक है, जयशंकर प्रसाद, पंत, निराला, महादेवी वर्मा। ठीक है, ये जो है छायावाद के आधार स्तंभ है। छायावाद युग की किस विधा के आधार पर ये जो है बिल्कुल एक बार फिर से जो है रिपीट हो गया। ठीक है, नागरी को लोक नागरी नाम किसने दिया? कि जो लोक नागरी नाम किसने दिया, यानी कि देवनागरी को जो है लोक नागरी किसने कहा था? ठीक है, ए सावरकर बंधु, ए ऑप्शन में हमारे पास है। बी काका कालेकर, सी बाल गंगाधर तिलक, डी विनोबा भावे। तो देवनागरी को लोक नागरी नाम किसने दिया? तो देवनागरी को जो लोक नागरी नाम दिया वो दिया विनोबा भावे जी ने। विनोबा भावे जी जो है वो डी ऑप्शन में हमारे पास है, तो इसलिए डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। इसके अलावा हमारे पास है काका कालेकर। काका कालेकर ने क्या है? अ की 12 खंडी दी। आपसे एग्जाम में इस प्रकार के जो प्रश्न बनते हैं तो आप इनको बड़े ध्यान से देखिएगा कि काका कालेकर ने जो है अ की 12 खंडी दी। ठीक है, और बाल गंगाधर तिलक ने जो है, तिलक ने क्या किया? तिलक फॉन्ट बनाया। तिलक ने क्या किया? तिलक फॉन्ट बनाया। ठीक है, काका कालेकर ने अ की 12 खंडी दी। ठीक है, और तिलक ने तिलक फॉन्ट जो है वो बनाया। तो नागरी को लोक नागरी नाम किसने दिया? तो विनोबा भावे ने। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक इंजीनियर को हिंदी में क्या कहते हैं? जैसे कि आप सभी को मालूम है हमें जो है परिभाषिक शब्दावली भी पूछी जाती है। तो ये कभी कभी हमें जो है 4 नंबर से या 4 मार्क्स मान लीजिए, 5 मार्क्स मान लीजिए, है ना, तो इतने नंबर से हमें ये पूछी जाती है परिभाषिक शब्दावली। तो जो हमारा है इलेक्ट्रिक इंजीनियर को हिंदी में क्या कहते हैं, शुद्ध हिंदी में हमें इसको बताना होता है तो क्या कहा जाता है? तो ए विकल्प में हमारे पास है बिजली अधीक्षक, बी विद्युत अधिशासी, विद्युत अधिशासी, सी विद्युत अभियंता, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका अंग्रेजी जो रूप हमने ऊपर देखा, ठीक है, इसका हमने जो है शुद्ध हिंदी रूप बताना है तो क्या है? तो शुद्ध हिंदी रूप इसका है सी ऑप्शन में हमारे पास है विद्युत अभियंता। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। तो आपको जो प्रभाषिक शब्दावली हमने भी जो करवाई गई है आपको, तो आप उसको बड़े ध्यान से देखिएगा क्योंकि हमसे हमें जो है 4-5 मार्क्स की ये जो है प्रभाषिक शब्दावली हमसे पेपर में एग्जाम में मास्टर कैडर में पूछी जाती है। कस्टम ड्यूटी की हिंदी, यानी कि हमें कस्टम ड्यूटी जो है उसकी हिंदी जो है शुद्ध हिंदी हमने इसका बताना है कि किसे कहते हैं। ठीक है, कस्टम ड्यूटी। तो कस्टम ड्यूटी ए रीति रिवाज निभाना, कस्टम ड्यूटी किसे कहते हैं? रीति रिवाज निभाना। बी सीमा शुल्क, सी चुंगी कर, या डी इनमें से कोई नहीं। तो कस्टम ड्यूटी की शुद्ध हिंदी क्या है? तो शुद्ध हिंदी है सीमा शुल्क। तो सीमा शुल्क जो है इसकी शुद्ध हिंदी है। लिपि के लिए किसी ना किसी भाषा की अनिवार्यता है, बिल्कुल सही है, किंतु किसी भाषा के लिए लिपि का होना अनिवार्य नहीं है। तो ये हमने कथन जो हमने अभी अभी इसको अध्ययन इसका किया, हमने इसको पढ़ा, तो हमने ये बताना है कि ये कितना सच है, ये पूरा सच है या झूठ है जिसे असत्य कहते हैं, या ये अर्ध सत्य है।
या ये सत्य भी है कभी और कभी असत्य भी है। ठीक है, तो ए ऑप्शन में हमारे पास है अर्ध सत्य, भी आधा सच है। ये जो स्टेटमेंट हमारे पास है, ये जो पंक्ति है हमारे पास, ये आधी सच्ची है, तो अर्ध सत्य है ना। तो बी में हमारे पास है कभी सत्य कभी असत्य। सी असत्य, यानी कि पूरी की पूरी जो है ये पंक्ति बिल्कुल झूठ है ना, असत्य है यानी कि बिल्कुल झूठ है। डी सत्य है, ये बिल्कुल सही है कि लिपि के लिए किसी ना किसी भाषा की अनिवार्यता होती है। ठीक है, किंतु किसी भाषा के लिए लिपि का होना अनिवार्य जो है नहीं है। ठीक है, तो ये क्या है, बिल्कुल जो आपके पास है ये सत्य है। देखो, जो लिपि के लिए किसी न किसी भाषा का होना जो है अनिवार्य है, क्योंकि लिपि जो है भाषा के अंतर्गत लिखी जाएगी। जब वो पूर्ण रूप से भाषा है तो आप सभी को मालूम है कि उसके अंदर अंतर्गत जो लिपि आएगी। ठीक है, तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। घनीभूत स्मृति, यानी कि बहुत अधिक स्मृति, जिसको हम कह लीजिए कि जो हमारे एक हम जिसको भूल नहीं पाते। हम किसी जो घटना है, मान लीजिए आपके पास आपके साथ कोई घटना घटी जो आपके दिलो दिमाग पर एक जो है छाप छोड़ गई, आप उसे कभी नहीं भूल सकते, तो उसे बोलते हैं घनीभूत। घनीभूत स्मृति, स्मृति क्या होता है, आप जिस चीज को याद रखते हैं, स्मरण करना, याद करना, आप जिस चीज को याद रखते हैं, स्मृति। ठीक है, तो निम्नलिखित में से किसका तत्व है घनीभूत, यानी कि बहुत गहरी स्मृति जिसको आप भूल नहीं सकते। आप उसको, ये जो तत्व है आप किस में रखना चाहेंगे? ए एकांगी का है, बी रिपोर्ट ताज का है, सी संस्मरण का है, या डी इनमें से कोई नहीं। तो ये किस में है? तो ये हमारे संस्मरण में। ठीक है, संस्मरण में होता है कि घनीभूत स्मृति जिसको आप भुला नहीं सकते, तो आप उसको जो है ये तत्व आप जो है संस्मरण में आपको देखने को मिलेगा। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। निजी भावनाओं का प्रकाश, यानी कि अपनी जो निजी भावनाएं हैं, अपने जो उद्वेग है, अपनी जो खुशी है ना, अपने जो भाव हैं, आप जिसको जिसको आप अंदर ही महसूस करते हैं ना, निजी भाव हैं आपके, तो निजी भावनाओं का प्रकाश, सहज, सहज क्या होता है, सरल, बिल्कुल सरल, सहज, शुद्ध भाव, स्वच्छंद, जिस पर आप जो है किसी प्रकार से जो है कोई बंदिश ना हो, स्वच्छंद हो, स्वच्छंद कल्पना, क्योंकि कल्पना स्वच्छंद होती है। आप देखो, आप अगर आप कुछ सोचते हो, अच्छा सोचते हो अपने बारे में, आप कुछ लोग को बिल्कुल ये कल्पना करते हैं कि हमारे पास इतना कुछ आ जाए, हमें हमें बिल्कुल आसानी से जो है जॉब मिल जाए, तो कल्पना है, तो स्वच्छंद होती है कल्पना। ठीक है, तर्कवाद, ठीक है, और न्याय मूलकता से मुक्त विचार किसकी विशेषता है? तो ये हमने बताना है कि ये निजी भावनाओं का प्रकाश हो गया, सहज शुद्ध भाव हो गया, स्वच्छंद कल्पना है, तर्कवाद है, और न्याय मूलकता है। तो मुक्त विचार किसकी, और साथ में उसके जो है मुक्त विचार भी है, तो किसकी विशेषता मानी गई है? ए महाकाव्य की, बी खंड काव्य की, सी गीति काव्य की, और डी चंपू काव्य की। तो ये किसकी कल्पना मानी गई है? तो ये मानी गई है गीति काव्य की। तो ये सारी की सारी जो है गीति काव्य की कल्पना मानी गई है। ठीक है, निजी भावनाएं आप इसमें जो है गीति काव्य में देख सकते हैं, सहज भाव होता है, गा सकते हैं, स्वच्छंद कल्पना होती है गीति काव्य में, तर्कवाद भी, न्यायमूलकता, मुक्त विचार आपके जो होते हैं आप गीति काव्य में जो है रख सकते हैं। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। जिसको झट से उत्तर सूझे के लिए एक शब्द है। ठीक है, तो जिसको वाक्यांशों के लिए हमारे पास होता है ना कि वाक्यांशों के लिए एक शब्द, तो ये वो है जिसको झट से उत्तर सूझे, जिसको ना एक झट से ही उत्तर सूझ जाए, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे क्या कहा जाएगा? ए प्रत्युपमति, ठीक है, बी प्रत्युपकार, सी प्रमुखापेक्षी, और डी वाचस्पति। तो जिसको झट से उत्तर सूझे, तो उत्तर झट से कहां सूझेगा आप सभी को मालूम है, मति से। तो कहां से? बुद्धि से। तो क्या होगा? प्रत्युन्पन्नमति। ठीक है, प्रत्युन्पन्नमति। तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा कि जिसको झट से उत्तर सूझे
वाक्यांशों के लिए एक शब्द है, तो ए ऑप्शन में हमारे पास बिल्कुल सही आंसर है प्रत्युन्मति। ठीक है, ए ऑप्शन। भोरा यानी कि भावरा, सखी यानी कि सहेली, कोयल के लिए अनेकार्थी शब्द है, जिसके एक शब्द जो है उसका अनेक शब्द हो, एक शब्द का जो है अलग अलग अर्थ भी हो, उसे कहते हैं अनेकार्थी शब्द। ठीक है, जिसका बहुत अर्थ निकले। तो भोरा, सखी, कोयल, ठीक है, इनका एक ही मतलब सॉरी, इनका अर्थ अलग अलग है ना। भोरा अलग है, सखी अलग है, कोयल है, लेकिन शब्द एक हो। तो ये कौन सा है? ए अब्ज, बी ऑप्शन में हमारे पास है अली, सी में हमारे पास है अवधि, डी में हमारे पास है अनंत। तो भोरा, सखी, कोयल, इसके लिए अनेकार्थी शब्द जो है वो है अली। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। अली, अली को भोरा, सखी, कोयल भी कहा जाता है। तो बी बिल्कुल राइट आंसर है। सोना, ठीक है, गेहूं, दतूरा के लिए अनेकार्थी शब्द है। अब आपने बताना है कि सोना, सोना भी है, गेहूं भी कहा जाता है और धतूरा भी कहा जाता है। तो वो किसे कहा जाता है? ए कपाल, ए ऑप्शन में हमारे पास है कपाल, बी में हमारे पास है कणक, सी में हमारे पास है क्यामास, डी में हमारे पास है कायन। तो सोना, गेहूं, धतूरा, इन सबके लिए एक जो शब्द हमारे पास इन विकल्प में है वो है हमारे पास बी ऑप्शन। आपने देखा होगा कि हमने जब अलंकार किए थे तब हमने किया था यमक अलंकार, जिसमें आता है कनक कनक सो माधुकता अवधिकाय जो खाए बोराए, है ना। तो इस प्रकार की जो पंक्तियां थी, तो हमने उसमें देखा था कि बात की गई है गेहूं और धतूरा की, सोना धतूरा की। तो इस प्रकार से आप उसको भी याद रख सकते हैं। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है कि सोना गेहूं धतूरा के लिए कनक शब्द है। निम्नलिखित में से किस विधा का तत्व अतीत से संबंध परिगणित किया जाता है? कौन सा है जिससे, जिस विधा का जो तत्व है ना वो अतीत से, अतीत क्या होता है? जो आपका बीत चुका होता है, से संबंध परिगणित किया जाता है। तो कौन सा है? ए कविता, बी कहानी, सी नाटक, डी संस्मरण। तो कौन सी विधा है जिसमें अतीत से संबंध परिगणित किया जाता है? तो डी, डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। तो कैसे? हमने एक क्वेश्चन किया था, आप देखिएगा पीछे हमने एक क्वेश्चन किया है जिसमें हमें यह बताया गया है कि गणीभूत स्मृति। तो घनीभूत स्मृति क्या है? स्मृति क्या आता है? जिसकी छाप आपके दिलो दिमाग पर है, यानी कि यतीत में है ना, आपकी जो है यतीत में है, तो वो होता है घनीभूत स्मृति। और यहां देखिए आप अतीत है, अतीत का मतलब क्या होता है? जो बीत चुका है ना, जो भूतकाल में है, जो बीत चुका है। तो उसका संबंध हमें सभी तरह से मालूम है कि संस्मरण ही होगा, क्योंकि हमने तत्व में ये देखा है। तो बिल्कुल डी आंसर सही आंसर है। निम्नलिखित में हवा का प्राय नहीं है। अब हमने इस क्वेश्चन के माध्यम से, इस प्रश्न के माध्यम से यह पता करना है कि हवा जो है, आप जिसको वायु बोलते हैं, है ना, हम जिसको वायु बोलते हैं, तो हवा के हमारे पास यहां पर 4 विकल्प हैं, है ना। तो 4 विकल्प में से 3 जो विकल्प हैं वो हवा के प्राय हैं। प्राय मतलब प्रायवाची शब्द हैं, लेकिन एक नहीं है, हमें उसे पहचानना है। तो ए समीर, आप सभी को मालूम है कि समीर किसे कहा जाता है? समीर होती है मंद मंद हवा, ठंडी हवा। जब धीरे धीरे हवा चले, ठंडी ठंडी हवा चले, उसको समीर कहा जाता है। तो यहां क्या है? हवा का ये प्रायवाची है, तो ये हमारा सही है। तो हम ये हमारा उत्तर नहीं होगा। हम आगे चलते हैं, बी अनल। ठीक है, अनल क्या है? अब देखो, अनल जो है उसे बोला जाता है आग, अनल को बोला जाता है आग। लेकिन मारुत क्या है? मारुत भी हवा है। हम कहते हैं ना मारुति नंदन, हनुमान जी को क्या बोलते हैं? मारुति नंदन। तो मारुत क्या है भाई? मारुत भी हवा है। ठीक है। डी, डी में क्या है? वात, वात क्या है? वात भी हवा है। तो हमारा आंसर क्या हुआ? बी ऑप्शन। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर हुआ अनल। अनल क्या है? आग। लेकिन अनिल क्या है? ठीक है, अनिल, अनिल हवा को कहते हैं।
अनिल क्या है? अनिल हवा है। लेकिन अनल क्या है? अनल क्या है? अनल आग है। तो हमारा आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन अलन। अलन का मतलब होता है आग, और हवा का पर्यायवाची हमने नहीं देखना था, तो नहीं हमारा बी ऑप्शन है, बिल्कुल राइट आंसर है। चलते हैं जी अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में यमुना का पर्याय नहीं है। अब यहां भी हमने क्या करना है? हमने पर्यायवाची जो यमुना का नहीं है उसे देखना है। तो क्या है? बागेश्वरी, ठीक है, बी ब्रह्मी, शारदा, उपयुक्त सभी। तो निम्नलिखित में से यमुना का पर्यायवाची नहीं है, तो उपयुक्त सभी। तो क्या होगा हमारा आंसर? उपयुक्त सभी, ठीक है। भाग्यश्री, ब्रह्मी और शारदा यमुना का पर्याय नहीं है। निंदक नेरे राखिए आंगन कुटी छबाए किसने कहा था? निंदक नेरे राखिए, ठीक है, आंगन कुटी छबाए। तो क्या ये जो है हमारा किसने कहा था? ठीक है, ये किसने कहा था? ये लाइनें किसकी है? ये पंक्तियां किसकी है? ए तुलसीदास की है, ठीक है, या बी बिहारी जी की है, सी कबीर की है, या डी रहीम की है? तो निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छबाए, तो ये पंक्तियां कबीर जी की है। तो सी आंसर हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। सी आंसर हमारा बिल्कुल राइट आंसर है, कबीर। तो कबीर के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। कबीर का जन्म 1398 में हुआ, ठीक है। कबीर का जन्म कब हुआ? 1398 में हुआ। साखी सबद रमैणी, ठीक है, सागी सबद रमैणी, ठीक है। तो इसको जो है बीजक नाम से संकलित किया गया। किसने किया? धर्मदास ने, ठीक है, धर्मदास ने किया। कबीर दास की इस जो साकी सबद रमैणी, ठीक है, को बीजक नाम से धर्मदास जी ने। तो ये जो थे कबीर जी, ये थोड़े फक्कड़ भाव के थे। ये क्या है कि जाति पाति जो है उसकी इन्होंने भर्त्सना की है ना, आडंबरों को इसने इन्होंने जो है नकारा है। लोगों को सही मार्ग पर लाने का इन्होंने प्रयास किया है कबीर जी ने। इन्होंने मुसलमानों को, हिंदुओं को, दोनों को फटकार लगाई है। तो कबीर जो है, इनकी भाषा जो है वो संदूकड़ी भाषा है। कबीर की भाषा कौन सी है? संदूकड़ी। किसने कहा? शुक्ल ने, ठीक है। और पंचमेल खिचड़ी, ये कहा श्याम सुंदर दास ने, बाबू श्याम सुंदर दास ने, ठीक है। और इसके अलावा संदूकड़ी भाषा शुक्ल, पंचमेल खिचड़ी श्याम सुंदर दास। इसके अलावा आपको एक और पूछा जाता है, वाणी का डिक्टेटर, ठीक है, वाणी का डिक्टेटर, ये कहा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। या भाषा का तानाशाह, भाषा का तानाशाह, ठीक है। तो ये थे हमारे कबीर जी। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। आगे चलते हैं। अशोक के फूल निबंध संग्रह रचित है। तो अशोक के फूल जो हैं वो किनका निबंध संग्रह है? ए राम वृक्ष बेनीपुरी, ठीक है, बी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी बाबू गुलाब राय, या डी आचार्य शुक्ल। तो आप सभी को मालूम है कि अशोक के फूल ये जो निबंध संग्रह है ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है अशोक के फूल, ठीक है। तो इसी के साथ ये ललित निबंधकार भी माने जाते हैं। आप इसको बड़े ध्यान से देखिएगा, पूछा जा सकता है कि ललित निबंधकार किसे कहा जाता है। तो ललित निबंधकार जो हैं वो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, ललित निबंधकार, ठीक है। अशोक के फूल, कुटज,
तो आदि इनके जो अच्छे निबंध हैं, इनके नाखून क्यों बढ़ते हैं, है ना, इनका निबंध है काफी बहुत प्रसिद्ध निबंध है इनका। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में हमने जब पार्ट ए किया था तो इनकी पुस्तकों के बारे में मैंने जिक्र किया है, ठीक है। और ये आचार्य शुक्ल के बड़े कट्टर विरोधी माने गए हैं, इनके बारे में मैंने आपको पार्ट ए में बहुत अच्छी तरह से इस पर जो है प्रकाश डाला था, ठीक है। तो अब जो है हमारा अशोक के फूल निबंध संग्रह जो है तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। भक्ति काल को अन्य किस नाम से भी पुकारा जाता है? तो भक्ति काल को अन्य किस नाम से पुकारा जाता है? ए पूर्व मध्य काल, बी उत्तर मध्य काल, सी मध्य काल, या डी पूर्वोत्तर मध्य काल। तो भक्ति काल को अन्य किस नाम से पुकारा जाता है? तो भक्ति काल को अन्य नाम से पुकारा जाता है, वह नाम है पूर्व मध्य काल, ठीक है। पूर्व मध्य काल भक्ति काल को कहा जाता है, उत्तर मध्य काल जो है रीति काल को कहा जाता है, ठीक है। और इसके अलावा आपको बिल्कुल सीक्वेंस में बता दे, आदि काल, भक्ति काल, रीति काल, ठीक है, आधुनिक काल, आधुनिक काल को गद्य काल भी कहा जाता है, ये कहा आचार्य शुक्ल ने, ठीक है। आदि काल को बीज बपन काल, आदि काल को तो बहुत नाम दिए गए हैं, बीज बपन काल कहा जाता है, प्रारंभिक काल कहा जाता है, आरंभिक काल कहा जाता है, सिंध समांत युग कहा जाता है, तो बहुत नाम दिए हैं आदि काल को, ठीक है। तो इसी तरह से भक्ति काल को पूर्व मध्य काल, ठीक है, इसको उत्तर मध्य, ठीक है। हमारा आंसर बिल्कुल राइट आंसर है ए ऑप्शन पूर्व मध्य काल। चलते हैं जी अगले क्वेश्चन पर। हाँ जी, तो इसी के साथ साथियों, अगर आप जो है हमारे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हैं, इसके लिए आपने बड़ा ही आसान सा काम करना है कि नेम यानी कि अपना जो है नाम, पेपर यानी कि जिस पेपर से आप संबंध रखते हैं, मास्टर कैडर की आप कोचिंग लेना चाहते हैं, घर बैठे ही उस पेपर को आपने टाइप करना है। सिटी, अगर आप किसी भी शहर से आप संबंध रखते हैं, अगर आप किसी गांव से भी संबंध रखते हैं तो आप अपने गांव का जो है नाम भी जो है टाइप कर सकते हैं। मेल फीमेल जेंडर ये सब आपने टाइप कर जो है अपनी स्क्रीन पर जो नंबर दिखाई दे रहे हैं इन पर आपने जो है हमें मैसेज कर देना है, और आप एक जो है फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं बड़े ही आसानी से, ठीक है। इसी के साथ साथियों, इंग्लिश मास्टर कैडर, पंजाबी मास्टर कैडर, हिंदी लेक्चरर कैडर, एसएसटी मास्टर कैडर, पॉलिटी, आर्ट एंड क्राफ्ट, पीटीआई हिंदी मास्टर कैडर के लिए आपके लिए जो है ऑनलाइन कोचिंग की व्यवस्था जो है पूर्ण रूप से रहेगी। इसके लिए आपके पास जो है लाइव रिकॉर्डेड क्लासें, टॉपिक वाइज थ्योरी, टॉपिक वाइज एमसीक्यू भी आपके जो उपलब्ध करवाए जाएंगे पीडीएफ फॉर्म में, ठीक है। इसी के साथ आप जो है हमारे बिल्कुल इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और जो है इसके लिए मैंने आपको बता ही दिया कि आप अपना जो है सिटी, शहर, अपना नेम ये सब आप टाइप कर जो है जेंडर आप टाइप कर आप जो है नंबरों पर, इस नंबरों के माध्यम से आप हमें जो है मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ साथियों हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर कि आदिकाल का प्रधान रस कौन सा है? आदिकाल, आदिकाल के बारे में मैंने आपको बड़े ही बखूबी रूप में अभी कुछ क्षण पहले बताया कि बहुत जो है अलग अलग नामों से इसे पुकारा गया है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ बिल्कुल बखूबी रूप में जो है आपसे विचार किया इसके बारे में। तो आदिकाल का अब हमने देखना है कि प्रधान रस कौन सा है, कौन सा रस है जो कि आदिकाल को जो है अलग अलग नामों से, जैसे कि वीर काल, ठीक है, पुकारा गया, वीर गाथा काल कहा गया, आचार्य शुक्ल ने कहा। तो कौन सा रस है? श्रृंगार रस है, भीप्तस रस है, कौन सा रस है? ए श्रृंगार रस, बी भीप्तस रस, सी वीर रस, या डी रौद्र रस। तो आदिकाल में जो है सबसे अहम रस जो माना गया है, जिसका बहुत बार विवेचन भी हुआ है, तो वो है वीर रस। आदिकाल में जो है हमें अधिक देखने को मिलता है वो है वीर रस। इसमें श्रृंगार रस भी है, लेकिन क्या है कि आदिकाल के कवियों ने वीर रस का बड़े ही रोचक रूप में वर्णन किया है। जैसे कि आप सभी को मैं यहां बता देता हूं कि आचार्य शुक्ल जी जो हैं, उन्होंने क्या किया कि आचार्य शुक्ल ने
आदिकाल को क्या नाम दिया? वीर गाथा काल। वीर गाथा काल। तो इसका वीर गाथा काल नामकरण का भी एक अहम जो है रोल था कि जैसे देखो 12 जो ग्रंथ थे, जो रासो थे, जैसे कि आप सभी को बताया कि पृथ्वीराज रासो, बीसलदेव रासो, है ना। तो इस प्रकार के 12 ग्रंथ थे जिनको आधार बनाकर आचार्य शुक्ल ने आदिकाल को वीर गाथा काल कहा। तो कहीं ना कहीं आदिकाल का प्रधान रस जो है वो वीर रस है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ऐच्छिक का विपरीत शब्द है, विपरीत था मतलब है, विपरार्थक है मतलब कि उलट जो है, विपरीत है। ए इच्छित, बी अनिवार्य, सी अंतिम, डी अपेक्षित। तो ऐच्छिक क्या होता है? आपकी इच्छा पर निर्भर है। जो ऐच्छिक क्या होता है? जो कि आपकी इच्छा पर निर्भर होता है, वो ऐच्छिक कहलाता है ना। तो ए इच्छित, बी अनिवार्य, सी अंतिम, डी अपेक्षित। तो ऐच्छिक यानी कि अपनी इच्छा पर, और अनिवार्य क्या होता है कि आपने वो काम, वो कार्य करना ही है, जरूरी है, तो वो अनिवार्य है। तो इसका विपरीत शब्द हमारे पास बी ऑप्शन में है, अनिवार्य। तो बिल्कुल राइट आंसर है बी। ओजस्वी का विपरीत शब्द, विपरीत शब्द क्या है? ओजस्वी का, ठीक है। ए तेजस्वी, बी निस्तेज, सी यशवी, डी निराभिमानी। ठीक है। तो ओजस्वी का विपरीत शब्द क्या है? तो ओजस्वी का विपरीत शब्द है साथियों बी ऑप्शन में, निस्तेज। ठीक है। ना तो तेजस्वी हो सकता ओजस्वी का, यशवी भी नहीं हो सकता, निर्भावानी भी नहीं हो सकता, तो निस्तेज, जिसमें कोई तेज ना हो, ओज ना हो, तो निस्तेज। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। सूर्य का समानार्थक है। सूर्य का समानार्थक यानी कि समान अर्थ सूर्य का देने वाला कौन सा शब्द है यहां पर? ठीक है। ए मित्र, बी हिरण्य, सी पुंज, डी उर्मी। तो क्या सही आंसर है इसका? मित्र। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। सूर्य का समानार्थ है मित्र। तो ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। चंद्र का समानार्थ है। अब हमने चंद्र जो चांद है उसका समानार्थिक शब्द बताना है कि कौन सा है। ठीक है। तो इंदिवर, चंद्र को इंदिवर भी कहते हैं, ए ऑप्शन। बी ज्योत्सना, सी इंदु, डी कौमुदी। तो क्या है चंद्र का समानार्थक? इंदु। इंदु, चंद्र को इंदु भी कहा जाता है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने समान दूसरों, जिसने समान दूसरा ना हो, यानी कि जिसके समान, ठीक है, यहां पर हो सकता है जिसके समान दूसरा ना हो, द्विज, ए ऑप्शन। बी अनुपम, सी अद्वितीय, डी अभूतपूर्व। तो उसे क्या कहा जाता है? ठीक है। तो जिसके समान दूसरा ना हो, अद्वितीय, क्योंकि अनुपम हो गया अनोखा, ठीक है। अभूतपूर्व जो पहले हो चुका हो, अद्विज अलग है, ठीक है। तो अद्वितीय, तो जिसके समान दूसरा ना हो, अद्वितीय। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। जिससे थोड़ा ज्ञान हो, इसको थोड़ा ज्ञान हो, उसे क्या कहा जाता है? ए अल्पज्ञ, बी अल्पमत, सी अल्प प्राण, डी अगम्य। जिसे थोड़ा ज्ञान हो तो उसे क्या कहा जाएगा? जिसे थोड़ा ज्ञान होता है अल्पज्ञ, उसे थोड़ा ज्ञान है अल्पज्ञ। किसी विषय को जानने की इच्छा के लिए एक शब्द, जिसे कोई विषय है आप उसको जानना चाहते हैं, उसके लिए एक शब्द है, तो उसे क्या कहते हैं? पिपासु, बी जिजीविषा, जिज्ञासु, ठीक है, और जिज्ञासा। तो हमारा किसी विषय को जानने की इच्छा जो है वो होती है जिज्ञासा, ठीक है, वो होती है जिज्ञासा। तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? अब हमने ये बताना है साथियों कि कौन सा युग्म गलत है। ए लक्ष्य, लक्ष्य, भीति, भीति, ठीक है, निर्धर, निर्धन, आदि, आधी। तो कौन सा इसमें देखिए, आप सभी को मालूम है कि कौन सा जो है युग्म हमें गलत दिखाई दे रहा है। तो निर्झर, निर्धन, तो ये बिल्कुल गलत है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? निर्जर,
निर्धन। पिता का विशेषण क्या है? पिता का हमने विशेषण बताना है कि क्या है, तो ए पित्रात्मक, ठीक है जी, ए पित्रात्मक, बी प्रैतिक, सी पितृतुल्य, डी इनमें से कोई नहीं। तो पिता का विशेषण क्या है, यानी कि विशेषता बताने के क्या है, पैतृक, ठीक है। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है, पैतृक। पिता का विशेषण है पैतृक। मधुर की भाववाचक संज्ञा क्या है? मधुर की भाववाचक संज्ञा हमने देखनी है कि क्या है। तो मधुर की भाववाचक संज्ञा क्या मानी जाएगी? तो मधुर की भाववाचक संज्ञा मधु, बी मधुरिमा, सी माधुर्य, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा? तो माधुर्य। माधुर्य जो है मधुर की भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है कि मधुर की भाववाचक संज्ञा जो है वो माधुर्य है। उरु का विशेषण है, उरु, उरु का विशेषण है ए आरस, बी आर्ष, सी उपास्य, डी उर्वर। तो उरु का विशेषण है आर्ष। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है जी, उरु का विशेषण है आर्ष। बड़ा की भाववाचक संज्ञा है, बड़ा, बड़ा की भाववाचक संज्ञा हमने बतानी है क्या है। तो ए बड़ापन, बी बड़ाई, सी बड़प्पन, डी बढ़ना। तो बड़ा की भाववाचक संज्ञा क्या मानी गई है? तो भाव क्या है? बड़प्पन, ठीक है। तो बड़प्पन, हम कहते हैं ना कि हमें बड़प्पन दिखाना चाहिए, चलो कोई बात नहीं, छोड़ो, बड़प्पन दिखाओ या, है ना। तो बड़ा की भाववाचक संज्ञा क्या है? बड़प्पन। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। कहना की भाववाचक संज्ञा क्या है? कहना, कहना की भाववाचक संज्ञा कृत्य, कथा, कथ्य, यानी कि कथ्य कोई कहना, है ना। तो कथा, कोई कथा, कृत्य, कहावत। तो कहना की भाववाचक संज्ञा क्या है? कहावत, ठीक है। कहना की भाववाचक संज्ञा क्या है? कहावत। शौर्य का विशेषण है, शौर्य की विशेषता क्या है? शौर्य का विशेषण है ए शूर, बी शौर्यता, सी शूरता, डी इनमें से कोई नहीं। तो शौर्य का विशेषण है शूर, ठीक है, शूर। कलेजे पर सांप लौटना मुहावरे का अर्थ है। अब ये जो मुहावरा है, हमने इसका अर्थ बताना है कि मुहावरा जैसे हम अपने दैनिक जीवन में उपयोग में लाते हैं, या कि कभी किसी से सुनाई हमें देते हैं हमारे जो है आसपास कुछ लोगों के द्वारा, तो यूज जो प्रयोग किए जाते हैं। कलेजे पर सांप लौटना, ए पश्चाताप करना, बी ईर्ष्या से जलना, सी हानि पहुंचाने का यत्न करना, या डी कठिनाई का अनुभव करना। तो क्या होगा कि ईर्ष्या से जलना, किसी से ईर्ष्या से जलना, किसी से, किसी के जो है सुख में आप जो हम दुख अनुभव करते हैं, किसी से ईर्ष्या करते हैं, जलन करते हैं, है ना, तो उसे बोलते हैं कलेजे पर सांप लौटना। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। हाथ पैर मारना, मुहावरे का अर्थ क्या है? हाथ पैर मारना, हम कहते हैं ना कि कोई बात नहीं, आप जो है हिम्मत मत हारे, हाथ पैर मारते रहे, ईश्वर जरूर आपके लिए कोई अच्छा करेगा, है ना। तो हाथ पैर मारना क्या होता है? ए पूरी तरह आग्रह करना, बी सहायता देना, सी घबरा जाना, तो डी कोशिश करना। तो हाथ पैर मारना का मतलब होता है कि कोशिश करना, कि हारो मत, जो है मायूस मत हो, हाथ पैर मारते रहो, यानी कि कोशिश करते रहो, आपकी विजय अवश्य होगी, आपका जो है सफलता जरूर मिलेगी। तो डी ऑप्शन में हमारे पास है कोशिश करना। तो बिल्कुल राइट आंसर है डी, हाथ पैर मारना, कोशिश करना। बुद्धिहीन परंतु धन संपन्न का अर्थ देने वाली लोकोक्ति है। अब देखो लोकोक्ति क्या है, ठीक है। लोकोक्ति इनमें से कौन सी है जो कि ये अर्थ प्रभावित करती है कि बुद्धिहीन है परंतु धन से संपन्न है? कौन क्या है ये लोकोक्ति? ए आधा तीतर आधा बटेर, बी आंखों के अंधे गांठ के पूरे, सी अंधों में काना राजा, सी आटे का चिरा घर रखूं तो चूहा ले जाए, बाहर रखूं तो चूहा खाए।
तो बुद्धिहीन परंतु धन संपन्न होने का जो अर्थ है वो है आंखों के अंधे लेकिन गांठ के पूरे। ठीक है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है जी। समर्थ को नहीं डैश गुसाई लोकोक्ति के रिक्त स्थान पर क्या आएगा? आपने बताना है कि आपको जो ये खाली स्थान दिया गया है, जो आपको ये इसमें आपने ये बताना है कि क्या आएगा। समर्थ को नहीं डैश गुसाई लोकोक्ति का स्थान में क्या आएगा? ए अभाव, बी पाप, सी दोष, डी मोल। समर्थ को नहीं दोष गुसाई, तो यहां पर क्या आएगा हमारा? दोष। हमारा क्या आएगा? दोष। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। समर्थ को नहीं दोष गुसाई। गोद में बैठकर डैश में उंगली करना, ये लोकोक्ति का आपने जो है बताना है कि ये लोकोक्ति कौन में क्या सही आएगा कि गोद में बैठकर डैश में उंगली, है ना? तो ए मुंह में उंगली, गोद में बैठकर मुंह में उंगली। सी नाक, सी सॉरी बी नाक, सी आंख, डी कान। तो गोद में बैठकर डैश में उंगली करना, तो इसका सही आएगा आंख में, है ना? ये लोकोक्ति आता है कि गोद में बैठकर जो है आंख में उंगली। ठीक है, तो बिल्कुल सी आंसर सही है। खिसकियानी बिल्ली खंबा नोचे का अर्थ क्या है? खिसकियानी बिल्ली खंबा नोचे। ए निर्जल पर असर नहीं होता, बी लज्जित व्यक्ति इधर उधर की चीजों को कोसता है, सी फूट से हानि होती है, डी दोषी कोई फंसा कोई, यानी कि दोष किसी ने किया फंस कोई गया। इसका डी का आंसर ये है। ठीक है, अब देखते हैं कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे का अर्थ क्या है। तो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे यानी कि लज्जित व्यक्ति जो है वो इधर उधर की चीजों को कोसता है, कि काम तो व्यक्ति खुद नहीं करता, वो अन्य चीजों को कोसता है, तो उसे बोलते हैं खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अंगूठा चूसने का मुहावरा अर्थ क्या है? ठीक है, आपने मुहावरे का अर्थ बताना है कि अंगूठा चूसना। ए खुशामद करना किसी की, बी निठल्ले बैठना, सी गुस्सा पी लेना, डी निश्चित रहना। तो अंगूठा चूसने का अर्थ जो है वो सही आंसर है, वो है ए ऑप्शन में खुशामद करना। किसी की खुशामद करना, अगर किसी को कोई काम है, किसी के लिए जो है कोई काम आपको कराना है, तो क्या है कि कुछ लोग क्या करते हैं, जो बड़े अफसरों का अंगूठा चूसते हैं, खुशामद करते हैं। तो ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। धूप में बाल सफेद करना का मुहावरे का अर्थ क्या है? धूप में बाल सफेद करना। ठीक है, धूप में बाल सफेद करना, धूप में बाल सफेद करना, इसका जो है अर्थ क्या है? बहुत परिश्रम करना, बी अनुभव ना होना, सी अनुभव होना, डी बुजुर्ग होना। तो धूप में बाल सफेद करना, धूप में बाल सफेद करने का होता है अनुभव ना होना। देखो कहते हैं ना कि तुम्हें कुछ नहीं पता, तुमने तो धूप में बाल सफेद किए। अगर कोई जैसे कि कोई अधिक आयु का व्यक्ति है, उसे कुछ गलती हो जाए या उसे कुछ किसी चीज का ज्ञान ना हो, तो कह देते हैं कि तुम्हें तो धूप में बाल सफेद किए, तुम्हें कुछ ज्ञान नहीं है। तो इसका मतलब होगा धूप में बाल सफेद करना, अनुभव ना होना। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। मानक हिंदी का आधार क्या है? मानक हिंदी का, ए ब्रज भाषा, बी खड़ी बोली, सी अवधि, या डी बांग्रू। तो मानक हिंदी का आधार है, तो मानक हिंदी का आधार क्या है? तो खड़ी बोली। आप सभी को मालूम है खड़ी बोली जो है प्रयोग में लाई जाती है और मानक हिंदी का आधार भी है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। मानवीकरण की प्रक्रिया आधारित है, जो मानकीकरण की जो प्रक्रिया है वो किस प्रकार से आधारित है? ठीक है, तो सरलता, स्वीकृत और प्रयोग पर, बी संग्रह, सरलता और लोकप्रियता पर, सी सरसता, सरलता और प्रयोग पर, डी चयन, फिर प्रसार, प्रयोग, फिर स्वीकृति। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। पहले क्या है कि चयन होता है। ठीक है, पहले क्या होता है? चयन होता है। पहले क्या होता है? चयन होता है। तो मानवीकरण की प्रक्रिया आधारित है, तो आप सभी को जैसे बताया कि चयन पर,
ठीक है, चयन, प्रसार और स्वीकृति पर। तो पहले चयन किया जाता है, फिर प्रसार, फिर प्रयोग होता है, फिर स्वीकृति यानी कि स्वीकार। ठीक है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, आगे चलते हैं हम कि प्राचीन देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ है। तो प्राचीन देवनागरी लिपि है, उसका विकास जो है वो किससे माना जाता है। ए गुरुमुखी से, बी नेपाली से, सी समेटिक लिपि से या कुटिल लिपि से। तो प्राचीन जो लिपि है उसका माना जाता है कुटिल लिपि से, कुटिल लिपि से इसका विस्तार माना जाता है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। आगे हमारा जो है लास्ट क्वेश्चन है ये साथियों, डी सॉरी 100 का, उत्तर प्रदेश सरकार ने देवनागरी लिपि सुधार समिति का गठन कब किया था। ए 1947 में, बी 1942 ईस्वी में, सी 1949 ईस्वी में या डी 1966 में। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने जो देवनागरी लिपि का सुधार समिति का गठन किया था वो किया था 1947 में। ठीक है, 1947 में। तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। तो साथियों ये थे हम हमारे आज के पार्ट बी के क्वेश्चन। आशा करता हूं काफी पसंद आया होगा आपको और आंसर भी आपको अच्छे से बखूबी पता जो है लग गए होंगे। इसी के साथ साथियों आप जो है हमें जो है ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है, और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लाइक फेसबुक पेज पर भी आप जो है हमें फॉलो कर सकते हैं और जो है लेक्चर को अधिक से अधिक आप शेयर कीजिए, जो है चैनल को हमारे को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, जो लाइक कीजिए लेक्चर को और अधिक से अधिक लेक्चर को जो है शेयर कीजिए अपने मित्र गणों के साथ ताकि वो भी इस लेक्चर का जो है लाभ उठा सके। तो साथियों हमने 2016 से संबंधित जो हमारा प्रीवियस पेपर है उसके बारे में हमने विचार विमर्श किया है। ठीक है, आशा करता हूं आपको बहुत पसंद आया होगा। ठीक है, अब हम आपके साथ जो है नेक्स्ट जो है लेक्चर में मिलते हैं हमारे पार्ट सी में। ठीक है, तो तब तक के लिए मैं आपसे अब इजाजत चाहता हूं, अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हुआ। ठीक है, अब आप जो है मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।